नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 ट्रिलियन रुपए है। देश भर में इन सभी संपत्तियों की देखरेख अलग अलग राज्यों में बने वक्फ बोर्ड करते हैं। राज्यों में बने वक्फ बोर्ड को केंद्रीय वक्फ कानून के जरिए मान्यता प्राप्त है, लेकिन दशकों पुराने बने वक्फ कानून को अब केंद्र की भाजपा सरकार बदलने जा रही है, जिसके तहत भारी और बड़े बदलाव के साथ लोकसभा में पेश भी कर चुकी है। सदन में इस पर चर्चा जारी है। ये दूसरा मौका है जब केंद्र की बीजेपी सरकार ने यह संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया है। इससे पहले बीते साल 8 अगस्त को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, जो भारी विरोध के बीच जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। अब की बार सरकार जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा इसे चर्चा के लिए लाई है, लेकिन इस बार भी सदन के भीतर से लेकर बाहर तक समर्थन के साथ बिल का विरोध भी देखने को मिल रहा। आखिर कौन और क्यों इस बिल का विरोध कर रहा है? सत्ता और विपक्ष का इस बिल को लेकर क्या कहना है? बिल के आने से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है? इसी तर्क वितर्क पर बात करेंगे। मुद्दा है वक्फ पर सवाल, बिल पर बवाल। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया। किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। बिल को बीजेपी सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने खुला समर्थन दिया है, जबकि बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एकजुट है। सदन में चर्चा जारी है। अब आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के पास बिल पास कराने के लिए जरूरी सदस्य मौजूद हैं। फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह और कितने वोटों से भाजपा इस बिल को पास कराती है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसको पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश भर में चर्चा का विषय बना वक्फ संशोधन बिल 2024 आखिरकार लोकसभा में पेश कर दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए 58 मिनट अपनी बात रखी। रिजिजू ने कहा, अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। लोकसभा में सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार 10 बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा। परिवार के लिए वक्फ में महिलाओं समेत सभी उत्तराधिकारियों को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही संरक्षक के लिए सख्त दंड निर्धारित होंगे, जिसमें 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विपक्ष संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिमों से उनके घर, दुकान छीनने की साजिश बताया है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे। ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है। ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए।
बहरहाल देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा जारी है। देश की बीजेपी सरकार का दावा है कि वो इस बिल को मौजूदा सत्र में ही पास करा लेगी, जबकि विपक्ष इस बिल का विरोध करते हुए इसे गिराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में इस बिल के समर्थन और विरोध में कितने वोट पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं, जफर आलम खान मुस्लिम स्कॉलर भोपाल से ही हैं, यश भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, बेमन राज जी जेडीयू नेता पटना से हैं, अजय त्रिपाठी जी के टीचर हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर साहब, आपसे ही, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस बिल के पास होने से क्या फर्क पड़ेगा और आप लोग इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं? समर्थन में है तो क्यों है और विरोध में है तो क्यों है? त्रिपाठी जी, इस बिल पे अपन बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट से लेके एक आम आदमी तक जितने लोग पार्लियामेंट में बहस कर रहे हैं, या एक आम आदमी भी, मुसलमानों में भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता होता कि वक्फ होता क्या। वक्फ एक्चुअली डोनेशन होता है अल्लाह को। जी, जी। वक्फ, हमने कुछ चीज डोनेट कर दी। दो तरह से वक्फ होता है। एक आम वक्फ होता है जो आपने कर दिया था, उसका कोई भी यूज होके जनता की भलाई के लिए काम आ जाए, और एक वक्फ विद पर्पज होता है कि मैंने विद पर्पज कर दिया, इससे स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा या कुछ। तो उसके अंदर जो वाकिफ की मंशा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इतनी उसके अंदर कड़ा मामला है कि अगर मैंने कोई चीज वक्फ कर दी किसी पर्पज के साथ, तो मैं चाह के भी फिर उस पर्पज को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने स्कूल के लिए कर दी तो वो स्कूल के लिए ही रहेगी क़यामत तक, जी, है ना। तो ये चीज। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये वक्फ का भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ रेट और इसके अंदर बातचीत चालू करी, तो एक आम जनमानस के अंदर ये धारणा बनवाने की कोशिश करी कि जैसे पिछली सरकारों ने मुसलमानों को दान में ही जमीनें दे दी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारों ने नहीं है, सरकारों में तो कहीं नहीं आया किसी को। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भाजपा IT सेल की पोस्टों को देखेंगे तो उनमें यही धारणा बनाई गई आम गैर मुस्लिमों के बीच के अंदर कि ये सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमानों को भारत की जमीनें दे दी और उनके फायदे के लिए दे दी, जबकि उसके विपरीत ये जमीनें वो हैं जो मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने, अजदादों ने उनको दान करी, मुसलमानों के लिए नहीं, सभी पूरे समाज के फायदे के लिए, कि इससे समाज को फायदा हो सके। अब आते हैं बात इसके ऊपर कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रतिबद्ध क्यों। देखिए, बहुत सारे बिल भारतीय जनता पार्टी लाई और कई जगह पे अमेंडमेंट्स करती है, पर खामोशी से अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जब भी कोई बिल लाते हैं, कुछ करते हैं, तो अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए कि देखो हम मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताने के लिए, अपने हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के बिल लेके आती है और इस तरह के काम मसला हो गया। अब आप इसके, हम ये जो संशोधन बिल है, इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें। देखिए, आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और है तो क्यों है? मैं इसके विपक्ष के अंदर हूं, क्योंकि इसके विपक्ष के अंदर इसलिए हूं कि इसमें बहुत सारी बातें, आज संसद में किरण रिजिजू ने भी झूठ बोली और अभी भी झूठ बोली चली आ रही है। जिस तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल का मामला है, वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील होती है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सैकड़ों अपीलें पड़ी हुई हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। और वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वो सरकारी ट्रिब्यूनल होता है, कोई वक्फ की मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता, और ट्रिब्यूनल के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। तो ये कहना कि वक्फ ट्रिब्यूनल की अपील, दूसरा एक झूठ ये बोला गया कि वक्फ बोर्ड जहां जिस जमीन के ऊपर चाहता है अपना हक जता देता है और वो उसकी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ की जमीन के लिए वक्फ को पूरा साबित करना पड़ता है कि हमारी जमीन है, जिसके अंदर सरकार शामिल रहती है और सरकार से सर्टिफाइड होने के बाद ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने जाके पार्लियामेंट पे, जैसे बीच में बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ी करी भी कि साहब ये, जैसे अभी शायद उसका हुआ था कि कुंभ हो रहा है, वो जगह हमारी है या पार्लियामेंट हमारी है, इस तरह के बेवकूफ़ लोग भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं कौम को, वक्फ को, और सब तरह से। तो अब इसके अंदर एक एक्ट के अंदर कलेक्टर को सर्वा बनाया जा रहा है। अब अगर मेरी किसी कोई प्रॉपर्टी है और वक्फ के कलेक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दी कि सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किसके पास, कलेक्टर के पास ही जाऊंगा। कलेक्टर तो अपना दिया हुआ फैसला बदलेगा ही नहीं, तो फिर वो मामला। तो अभी जो संशोधन हो रहा है उसमें 4-5 मुख्य संशोधन है। एक, महिलाओं को भी शामिल करना, गैर मुस्लिमों को शामिल करना, और ये कलेक्टर इसका कंट्रोलर होगा। ये तीनों चीजें महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान 1995 वाले एक्ट में भी था। इन्होंने तो लिमिट कर दिया कि 2 ही महिलाएं रहेंगी, उसके अंदर तो ज्यादा भी करी जा सकती थी महिलाएं, वो पहले से था वो प्रावधान, उसके अंदर नया कुछ भी नहीं करा इन्होंने। कलेक्टर वाला मामला नया करा, और कलेक्टर वाले मामले से सबसे ज्यादा आपत्ति है लोगों को। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी, गैर मुस्लिम
2 सदस्य देखिए, गैर मुस्लिम जिसे वक्फ का मतलब ही नहीं पता, उसको उस कमेटी में आने से और उससे होने से क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है। ऐसे फिर तो राम मंदिर का श्राइन बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को ले, SGPC जो सिखों की संस्था है उसके अंदर मुसलमानों को दाखिल करे, दूसरे लोगों को शामिल करे। ये जब एक धर्म का मामला है उसके अंदर उसी धर्म के लोगों को होना चाहिए, क्यों उसमें दूसरे धर्म के लोगों का इन्वॉल्वमेंट करा जाए, जिनको उसका मीनिंग भी नहीं पता, यूज भी नहीं पता, मालूम भी था, महत्ता भी नहीं पता कि क्या महत्व होता है जी। इसलिए मेरे हिसाब से गैर मुस्लिमों को उसके अंदर शामिल करना गैर मुनासिब। जी जी। और भी कोई नुकसानात देखिए, अभी बहुत ज़्यादा मैंने उसकी अभी डिटेल देखी नहीं, जो मोटी मोटी जो पॉइंट्स थे वो एक ट्रिब्यूनल के लिए बात करी जा रही थी कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ बिल्कुल पहले भी आते थे, अपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सैकड़ों केस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। ट्रिब्यूनल सरकारी होता है, ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ नहीं होता, उसका वक्फ बोर्ड से कोई, जिस तरह और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं वैसे ही वक्फ का ट्रिब्यूनल भी है। और ये फैसला ये भी कहना कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वो वक्फ के ही फेवर में फैसले देता है, वो भी गलत है। ऐसे कई फैसले जो हाई कोर्ट ने पलटे हैं ट्रिब्यूनल के। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, अभी मैंने जफर साहब से सुना, उन्होंने कहा कि भाई जो उस धर्म के बारे में जानता नहीं है उसका विरोध किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी पहले से रहती, इन्होंने लिमिट कर दी, 2 ही रख दी। और तीसरा, अगर कोई संशोधन हो रहा, लोकसभा और राज्यसभा पारित कर रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में विरोध ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपको विरोध करना भी उचित है, लेकिन इसके माने आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं बात बोलूंगा कि हमारा देश जो है संविधान से चलता है जी। संविधान में जो मूल जो बात है, संविधान की जो रूह है, उसके तहत मैं बात करना चाहूंगा। भारत में हर व्यक्ति को संविधान संशोधन तो लोकसभा राज्यसभा ही करती है ना। व्यक्ति विश्वास नहीं वही बता रहा हूं, सुनिए तो त्रिपाठी जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो मूल जो है, रूह जो है संविधान का, वो हमको हक देती है। उसी को कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप संविधान को कमजोर कर, इस बिल के माध्यम से क्या हो रहा है, संविधान को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सामाजिक तौर पर समाज में जो ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड एंड, जो अंग्रेजों की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसके तहत ये सरकार चलाना चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि आप एक सामाजिक जो ताना बाना उसको कहीं ना कहीं खंडित करना चाहते हैं और एक खास वर्ग के अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन करने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, आप बिल लेके आए हैं, आप सरकार में, आप मगर सरकार के तहत ये मत सोचिए कि हम राजा हैं, जो बोलेंगे वो सही है, विपक्ष की नहीं सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, जिसके लिए कर रहे हैं उसकी ही नहीं सुनेंगे, तो ये नहीं चल सकता ना। अगर आप सरकार में संविधान के तहत आप जो करना चाहे क्या कीजिए, मगर जैसे बिल की मैं बात करूं, बिल को आप कमजोर मत बनाइए, बिल को आप मजबूत बनाइए। बिल को आप लेकर आए तो सब धर्म के हिसाब से, वक्फ की बात है तो वक्फ के जो लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भी सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जैसे भी यहाँ पे हमारे जफर जी ने बहुत बढ़िया बात की कि किस तरह से भ्रम भी फैलाया जा रहा है, हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें बोलना चाहूंगा, जो जफर जी भी शायद नहीं याद नहीं होगा इनको, इसके अंदर एक क्लॉज लगाया गया कि 5 साल तक आपको बताना पड़ेगा कि आप इस्लामिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं वो भी बताऊंगा, क्लॉज 3RA, जो अभी जो नया जो बना है बिल, उसके तहत एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 years, मतलब कोई व्यक्ति जो 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करे, इस्लाम धर्म को अपनाता है, मानता है, वही वक्त में आ सकता है। ये क्या है ये? तो मतलब हम ये पूछना चाहते विपक्ष के नाते, हम सब धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, हमारी वो बीजेपी वाली नीति नहीं है, तो आप दूसरे धर्मों में ऐसे करेंगे, आप दूसरे धर्मों के लिए वैसा कोई कानून में संशोधन लेके आएंगे जो तमाम ऐसे श्राइन बोर्ड और तमाम चीजें चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अयोध्या का मामला आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले 15 लोगों की कमेटी बनी है, उसके अंदर क्या क्लॉज लगाया गया, डीएम हिंदू होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस धर्म से होता है उसमें उसी धर्म के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी रीति जो वहां की परंपरा है वो समझ पाएगा। आप उसमें भी, जैसे मैं अयोध्या की बात कर, उसमें आपको हिंदू धर्म के लेके आना चाहते हैं, उसमें भी दूसरे धर्मों को लेकर आइए। अगर हिंदू धर्म का डीएम नहीं है तो एडिशनल जो कलेक्टर उसको वहां रखा जाएगा। अगर बाहर से IPS IAS आता है वो भी हिंदू होना चाहिए। तो आप फिर ये अलग अलग तरह की क्यों बात करें? इसीलिए होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप गुरुद्वारा जो प्रबंधन कमेटी होती है वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत चलता है, उसके अंदर सिख लोग रहते हैं, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर आप एक वर्ग के ऐसे बिल में ऐसा क्यों संशोधन लेकर आए? एक पहला विरोध हुआ।
अब दूसरी बात आ रही है महिलाओं की, जैसे अभी जफर जी ने बोला, वो हम भी बता रहे हैं कि आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि पहले ऐसे बिल में नहीं था, महिलाओं के उत्थान के लिए बिल लेकर। अरे हमारा जो पेरेंट जो बिल था उसके अंदर मैं बताना चाहूं, उसके अंदर 2 से ज्यादा भी अब महिलाएं सदस्य हो सकती थी, अब तो उनकी 2 कर दिए। ये एक और भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। अभी जो सत्यप्रकाश जी पहले हो सकती थी, अब अनिवार्य कर दिया है। ये बोलो कि भ्रम मत फैलाइए। सत्यप्रकाश जी पहले हो सकती थी लेकिन अब अनिवार्य कर दिया है। नहीं 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 नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, पहले हो सकती थी नहीं, पहले होती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी वक्फ बोर्ड में सदस्य रही हैं महिलाएं, हमारे छत्तीसगढ़ में रही है। तो आप सोचिए जो एक आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी राज्य, उसके अंदर हो सकता था, तो दूसरी चीज को छोड़ दीजिए आप। इसलिए बोलो कि ये चीजें पहले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बार बार फैलाते हैं कि वक्फ में ऐसा था कि आप जो वक्फ ने जो बोल दिया उस पर कोई नहीं जा सकता। अरे हाईकोर्ट तक लोग गए हैं। मैं तो अच्छा वो जफर जी ने बता दे, मैं तो खुद एक मामला बताने वाला था। एक 2015 का मामला है मोहम्मद सिराज वर्सेस वक्फ का, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चला है, काफी दिन तक चला है वो। तो इसलिए मैं बोलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की स्थिति में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो हम बोले थे, इनके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। जमीनों का जो कलेक्टर की जो इनमें इंटरफेरेंस है, सरकार की इंटरफेरेंस क्यों होगी भाई। आप दूसरे धर्मों में ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे धर्मों के लिए क्लॉज लेके आइए। तो आप कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप करना चाहते हैं बहुसंख्यक वोट हमारी तरफ रहे। और यही जो वो पिछले 11 साल से देश में चल रहा है, इसी का विरोध हम कर रहे हैं कि आप इस तरह भ्रम मत फैलाइए। आप ये बताइए कि हम क्या क्या लेके आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा त्रिपाठी जी, आपने अभी शुरू करने से पहले कि जेपीसी की जो भी प्रावधान, जो भी प्रस्ताव है, उसको चर्चा हो रही, उसकी चर्चा हो रही है लोकसभा में। मैं बताना चाहूंगा 44 संशोधन का हमने सुझाव दिया था जेपीसी के तहत, विपक्ष के नाते हमने दिया था। एक भी संशोधन को नहीं माना गया है। तो ये कहां से हो सकता है कि ये सार्थक चर्चा हो, यह सार्थक बिल बन सके। जैसे मैंने बोला ना, आप राजा, तो ये मत सोचिए ना कि हम जो बोलेंगे वो सब ठीक है। हम सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास, हम अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। सत्यप्रकाश जी मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने जो कहा कि दूसरे धर्मों में, आपको भी मालूम होगा मंदिर मठों में बहुत सारे ऐसे मंदिर मठ है जहां रिसीवर बैठा हुआ है। वहां भी तो पहले से रिसीवर बैठा है, कलेक्टर बैठा है, मैंने रिसीवर नहीं कलेक्टर के अनुसार, तो वहां भी तो है। नहीं त्रिपाठी जी आपने ये बात बोली, ठीक है, सभी में है क्या ये रूल लेके, ये कानून है क्या। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं ना, आप बड़े बड़े जो मंदिरों हैं वहां पे कौन सा कलेक्टर जाता है, कौन सा कलेक्टर सर्वे करता है आज तक। देखिए मैं एक चीज पूछा था, बड़े बड़े मंदिरों का आपको लेखा जोखा पता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या उस मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, उस मंदिर में कितना दान आता है, बता दीजिए आप। इसलिए बोलना चाह रहे हैं ना, हर धर्म को अपना एक संविधान ने हक दिया है कि वो हर धर्म को, जो जिस धर्म को मानता है उसका प्रचार कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उपासना कर सकता है, अपने तरीके से कर सकता है। हाँ, जब तक वो गैर कानूनी ना हो। अगर कुछ गैर कानूनी चाहे किसी भी धर्म में हो, सरकार का हक बनता है उसमें भी कि आप कार्रवाई कीजिए, जो हो सकता है कानून के तहत उसकी कार्रवाई कीजिए, वो एक अलग विषय है। मगर ये हस्तक्षेप क्यों, देखिए हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि आप त्रिपाठी एमपी बैठे, अभी क्या हो रहा है ये बताइए। आप कहीं नहीं चाहते हैं कि जमीनों को हड़प हड़प के अपने लोगों को दे। यहां छत्तीसगढ़ रमन सिंह की सरकार थी, 250 एकड़ अगर आदिवासी की जमीन आपने ले ली, उसके बाद आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। ये होता था ये, तो ये हमारी सरकार के बाद उसको भी हमने अमेंडमेंट किया था। तो इसी तरह से फिर से पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह से सामाजिक ताना बना खराब हो, वो राजनीति कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण जेडीयू के यहाँ पे बैठे प्रवक्ता, एक चीज और बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन, जेडीयू प्रवक्ता बैठे, जेडीयू के लोग खुद बता दे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। गुलाम गौर इनके एमएलसी है ना, वो क्या बयान दे रहे हैं बताइए। इसलिए बोलो इनका खुद के अंदर ये कहीं ना कहीं बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की विचारधारा अलग अलग है, और ये जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, अपने गठबंधन के साथियों को भी नहीं लेके चल पा रहे। तो दिखता है कि बिल कैसा है। गठबंधन के साथ ही खुला समर्थन दे रहे हैं। विमलेन जी उत्तर दे दीजिए सत्यप्रकाश जी का। और फिर रहा सवाल इस बात का, ये हम खेमचंद जी से बात करेंगे कि अब तो लिमिट कर दी लेकिन अनिवार्यता कर दी महिलाओं के मामले में। और जफर जो मुस्लिम स्कॉलर है जफर जी कह रहे हैं कि जिनको उस धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है, वक्फ क्या है ये नहीं मालूम है, उनको क्यों सदस्य बनाया जाए। उन्होंने तो और बड़ी बात कह दी, साइन बोर्ड जो है उसमें भी मुस्लिम सदस्यों को रखा जाए, दूसरे सदस्यों को रखा जाए। देखिए समस्या यही है ना, कांग्रेस के जो लोग हैं जी, या जो भी इस तरह लोग वो यही कहेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं जिस धर्म का हूं मैं उसी धर्म से सिर्फ बातें कर सकता हूं। अगर मेरी सोच समझ, मेरी जो अपनी एजुकेशन है, मेरा जो अपना विचार है, वह विचार अगर सर्व धर्म समुदाय को लेकर चलने की है तो उसको सभी लोग मानेंगे। अगर आप कहेंगे कि महात्मा गांधी जी सिर्फ हिंदू थे तो सिर्फ हिंदुओं की बात वो करते थे क्या, तो आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये देखना जरूरी नहीं है। बात जरूरी ये है कि देखा ये जाए
कि आखिर किसमें कितनी क्षमता है। आज जो वक्फ संशोधन बिल में जो भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो आज की जरूरतों को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। जो विगत 70-75 साल में भारत देश में हुआ, कांग्रेस ने जो जिस तरह से अपने हिसाब से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर देश को ले जाने का प्रयास किया और किया भी, प्रयास किया 100% किया, और आज भी वो वही कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं या जो विपक्ष में बैठ के वक्फ का विरोध कर रहे हैं, वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका विरोध सिर्फ इतना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर आ जाएं उनके विरोध करने से। लेकिन ये चीज आप देख लें कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ठेका ले रखा है, जैसे कांग्रेस पार्टी ठेका ले रखे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिमों का रहनुमा मैं ही हूं, जबकि काम कितना किया मुस्लिमों के लिए। आज वक्फ संशोधन बिल पे जो भी अमेंडमेंट, मैं कहता हूं जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं, उन सारी अमेंडमेंट के लिए जेपीसी बना, जेपीसी में सारी बातें रखी गई, सब पार्टियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन जो वैलिड बातें थी, जैसे जनता दल यूनाइटेड की जितनी भी गया और उसको जो है तवज्जो दिया गया कि हाँ इनका कहना जायज है, और उस जायज बात जो है। आपके कहने का मतलब यह है कि विपक्ष में जितने भी सुझाव दिए गए एक भी इस लायक नहीं था कि माना जाए विपक्ष के लोग बिल्कुल ना समझे। जफर जी एक मिनट नहीं था भैया, बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, फिर आप अपनी बात 100% नहीं था। अब वो सरकार में थे, तब उन्होंने जब कानून बनाया तो आज अमेंडमेंट की जरूरत क्या होगी? उन्होंने सोचा ही नहीं 60 साल बाद भारत कैसा होगा। वो तो 1947 से पहले का भारत जो है वह किस तरह का था उसी के बारे में सोच रहे हैं। आज से 80 बरस बाद, आज से 100 बरस बाद भारत में क्या क्या समस्याएं आएंगी, आप सोच रहे हैं? आप ये सोचकर क्या राजनीति कर रहे हैं? आपको तो त्वरित राजनीति चाहिए। कांग्रेस के लोग, विपक्षी दलों को तुरंत सत्ता चाहिए, और सत्ता की राजनीति के लिए वो जो कहा करते हैं वही करते चले आ रहे हैं। वो बदलने के लिए कहां तैयार है? भारत तो बदल रहा है, भारत के लोग। लेकिन इस संशोधन विधेयक से विमलेन जी क्या फायदा होने वाला है, जैसा कि कह रहे हैं, वो मैं खेमचंद जी से बात करूंगा कि गरीब मुसलमानों को फायदा होना है, क्या फायदा होना है? कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में वक्फ की पूरी संपत्ति इस देश में घूम रही थी। ये एक आम चर्चा है लोगों के बीच। मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना हो, ये आम चर्चा है। ये आम मुस्लिम को वक्फ, जो अभी पहले के जो विगत के कानून थे उससे आम मुसलमानों को कोई फायदा कहां हो रहा था? अगर होता तो उनके रहने रहन सहन सब कुछ में जो है उसको शामिल किया जाता। आम नागरिक, आम आदमी जो है वह, आम मुसलमान तो वक्फ के किसी चीजों से फायदा ले नहीं रहा। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो आज हल्ला मचा रहे हैं देश में, जो नेता बने हुए हैं, रहनुमा कहते हैं अपने आप को मुसलमानों का, वैसे लोग ही जो है वह इस देश को और इस तरह के जो बिल है, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल में अगर कोई तो जायज है, जैसे हमारी पार्टी को जो जो बातें लगी, हमारी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जेपीसी में रखा, और जो बातें जेन्युइन थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर हमने 10 बातें रखी तो उसमें 7 बातें जो है वो भी बातें हमने अपने मन से नहीं, लोगों से बात करके, विचार करके, जो संगठन थे उन संगठनों से चर्चा विचार कर, आम मुसलमानों से पूछकर, जानकर, और उसके बाद नेताओं ने जेपीसी में अपनी बात को रखा। चलिए विमलेन जी एक मिनट, आपके पास फिर से आएंगे। आप थोड़ा सा और इसमें कि गरीब वर्ग को इसका उपयोग नहीं कर पा रहा था, इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। विमलेन जी नहीं कर पा रहा था, आप एक नहीं हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप मुझे बताइए कितनी मदरसा, कितने जो है वो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वक्फ बोर्ड से? इतनी संपत्ति है देश में, अकूत संपत्ति है। इसके राजा और ठेकेदार कौन बने हुए हैं? कुछ चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, वो है नहीं। अगर होते तो आज मुस्लिम जितना काम माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, आप बताइए यहाँ के रहनुमा कहने वाले लोगों ने। चलिए विमलेन जी, काफी विमलेन जी और भी हमारे साथ अतिथि है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खेमचंद जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के एस भारती जी हैं, उनसे सवाल कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे उत्तर लेता हूँ। यस जी, इसमें ऐसा क्या है सिवाय इसके कि जैसा जफर जी ने कहा कि कलेक्टरों की जो एंट्रेंस है, कलेक्टरों के जो कंट्रोल में दिया जा रहा है वो गलत है? तो अगर कलेक्टर कंट्रोल कर रहा है ऐसी, निश्चित तौर पे मैंने ये सवाल किया था सत्यप्रकाश जी से भी कि कई ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो
मुस्लिमों के अलावा है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन का तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं मालूम है, कई मंदिर मठ है जहां पे रिसीवर बैठा हुआ है, माने कलेक्टर की तरफ से, वो कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए एसपी त्रिपाठी साहब जी, अभी आप जनता दल यूनाइटेड के साथी से जब पूछ रहे थे तो बाद में उन्होंने हालांकि सुधार कर दिया, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया जब वो बात कर रहे थे कि आखिर वो क्यों समर्थन दे रहे हैं, वो समर्थन का कोई कारण नहीं बता रहे, वो आम चर्चा, मतलब आम चर्चा हो रही है और इसीलिए बस समर्थन दे दिया है, कोई कारण अभी भी वो बता नहीं पाया। आपने उनसे दोबारा अध्ययन करने के लिए कि कोई कारण बता दें गरीब को कैसे फायदा मिलेगा। जी, मैं शुरुआत से आता हूं। केंद्रीय वक्फ बोर्ड, उसका मुखिया कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य में वक्फ बोर्ड का मुखिया कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। देश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। राज्यों में किसकी सरकार? 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। मुखिया कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बना रहे हैं। और वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर रहा है, जो कब्जे में है उस पे बात। ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव जो सेट कर रही है पब्लिक के बीच में, आप नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। सदन से लेकर के वक्ताओं तक सब यही बातें आ रही हैं कि कब्जा करके रखा है वक्फ बोर्ड ने, कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई ये नहीं बना। तो फिर आपने जिसको चुन के भेजा 2014 से, नरेंद्र मोदी जी जिसको केंद्रीय वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना के भेजते हैं या जो मुखिया बनाते हैं, राज्य में जिनको मुखिया बना जा रहा है वो काम नहीं कर रहे, तो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? कौन बना रहा है? किसने चुना उनको? नियंत्रण नहीं है तो फिर कौन लोग बना रहे हैं उनको? क्या कोई भी काम कर रहा है? फिर ये सदस्य चुनने की प्रक्रिया कौन करता है? क्या जफर आलम आपके स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं कि यश भारतीय कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग बैठ के कर रहे हैं? कौन लोग तय कर रहे हैं सदस्य? मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 3 बार प्रशासक के रूप में आईएएस रहे हैं और वो हिंदू हैं। तो व्यवस्थाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसमें बरगलाना, गुमराह करना। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो बहुत बड़ी संपत्ति डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें एक सदस्य हिंदू भी है। तो अगर हम बात करें, केवल गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय समिति की बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का उदाहरण दिया मैंने आपको। मैंने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का उदाहरण दिया। आपत्ति तब होती है जब आप दखल देते हैं। ये दखल देने का काम हो रहा है। ये अनुराग ठाकुर जी को मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आदमी जो दिल्ली में बैठ के कहता है गद्दार बताकर के एक पूरी कौम को, एक पूरे धर्म को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और आज बड़ा बड़ा हिमायती बन रहे थे, आज बड़ी हिमायत कर रहे थे। मैं जनता दल यूनाइटेड के साथी को अभी आपके चैनल पे सुन रहा था, पैनलिस्ट है हमारे साथ में, ये वही है, वही नीतीश कुमार जी हैं जो मोदी जी को चुनते इस्तीफा दे दिया था मंत्री रहते हुए। वही बुराई दिखती थी नरेंद्र मोदी जी में, तो दुष्प्रचार करते थे उस समय, आज वाहवाही कर रहे हैं उनकी। तो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल तरीके और सारी चीजें जो चल रही हैं, हर बिंदु में अलग अलग मत होता है। वक्फ बोर्ड में वो समर्थन दे रहे हैं, नहीं क्यों दे रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे जफर आलम साहब ने कहा वक्फ मतलब एक तरीके से दान हो गई। हाँ। मेरे पूर्वजों ने कोई चीज दान दी, मैं नालायक औलाद हूं, अपने दान की हुई चीजों पर कब्जा करना चाहता हूं। कौन नालायक हुआ, मेरे पूर्वज या मैं? मेरे पूर्वज ने अल्लाह के नाम पे कुछ अच्छा काम करने के लिए दान दिया, उस पर मस्जिद बन गई, कब्रिस्तान बनी। क्या सरकार कब्रिस्तान के लिए जगह देती है? क्या सरकार मस्जिद के लिए जगह देती है? क्या सरकार दरगाह के लिए जगह देती है? अगर वक्फ बोर्ड उस पर नियंत्रण रख के उसका काम कर रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, गरीब अमीर एक साथ बैठता है, एक पंक्ति में बैठता है, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होता। ये भेदभाव तो यहां बैठ करके लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, गरीब। आप मुझे एक चीज बता दें, संशोधन है यश भारती जी, जो संशोधन हो रहा है उसमें गलत कौन सा? आदरणीय एसपी त्रिपाठी साहब, आपने गरीबों की बात कही मुझसे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप मस्जिद में जाकर के जब आप फोटो खींचते हैं, जब आपने अभी ईद की वीडियो चलाई, तो उसमें गरीब और अमीर का भेद बता दीजिए कि पहली पंक्ति में कितने गरीब थे, पहली पंक्ति में कितने अमीर थे। जब एक साथ सब दरगाह पे जा रहे हैं, सब एक जगह मस्जिद में जा रहे हैं, सब एक साथ इबादत कर रहे हैं, ईद एक साथ कर रहे हैं, इफ्तार एक साथ कर रहे हैं, ये अमीर गरीब का भेद कौन ला रहा है? ये वही लोग ला रहे हैं जो हिंदु धर्म में खराबी करते हैं, जो बड़ा छोटा करते हैं, जो जातीय भेद करते हैं, जो मोहन भागवत जी कहते हैं। उस पे मत जाइए, क्यों नहीं जाए? हम ये जानना चाहेंगे एसपी त्रिपाठी साहब, राम जन्मभूमि को लेकर के चंपत राय जमीन घोटाला करते हैं, 2 मिनट से लेकर के 18 गुना कर लेते हैं। वो घोटाला नहीं है, उस घोटाले पे किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, उस पे किसी को सजा नहीं दी जाएगी, वहां तो सनातनी परंपरा नहीं होगी। वहां जो कमेटी में, जो हमारे अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा, वहां कमेटी में आपको एक भी ओबीसी वर्ग का सवाल कर रहे हैं। ये संशोधन जो हो रहा है, मुख्य बिंदु जो संशोधन में है, उसमें आपत्ति आपको कहां पे है? हम तो सवाल ही, मैंने तो यही बताया आपको, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का बता दिया, केंद्र और राज्यों का बता दिया। मुखिया आप बना रहे हो। कौन हिंदू था? मैं सारी बात बता रहा हूं। मैं मुखिया पूछ रहा हूं, कौन बना रहा है, सदस्य कौन बना रहा है? हाँ। एसपी त्रिपाठी साहब, पैनलिस्टों का तय आपने किया और कलेक्टर आकर के आपको आरोपी बना दे, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा?
ये पैनल आप तय करेंगे ना, कार्यक्रम आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं। नहीं, कलेक्टर जब ये हस्तक्षेप करने लगेगा कि आप सूची भेजो, हमसे अनुमति लो, तो फिर आप संचालन करने में आपको दिक्कत होगी। कलेक्टर ये नहीं बोल रहा, कलेक्टर ये बोल रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको कंट्रोल मतलब है कि नहीं है, मेरी बात उसको चिन्हित कलेक्टर करेगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको जिस चीजों पे आपत्ति हो। नहीं, हमें आपत्ति नहीं है। अजमेर दरगाह में लगातार खुदाई चल रही है। खुदाई करने वाले कौन है मौखिक तौर पे? और वो अजमेर दरगाह केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, उसका मैनेजमेंट पूरा केंद्र सरकार के अधीन होता है। कौन कह रहा है कि नहीं चलती चीजें? व्यवस्थाएं सब हैं। नहीं तो आपको आपत्ति किस बात पे है? आपत्ति हमें इस बात पे, ये भाईचारा खत्म करने का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड है वो जमीन माफिया है, मतलब कहीं भी कब्जा कर लेती है, कहीं भी बात कर लेती है। बुरहानपुर का उदाहरण है, जबलपुर हाईकोर्ट ने बात की है। और वक्फ बोर्ड, हमारे ट्रिब्यूनल्स, वक्फ बोर्ड एक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया बड़ी लंबी है। आप राजस्व को जानते हैं कि राजस्व का कोई मामला अगर कोर्ट में न्यायालय में चला जाता है तो कितना लंबा चलता है। पहले से पेंडेंसी है। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो पेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था दी? जो ये वक्फ की बातों को ले जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम जल्दी कर देंगे, जो पहले से ही राजस्व के इतने मामले पेंडिंग है, क्या न्यायालय बढ़ाए गए? क्या उन मामलों को सुझाव करने के लिए कोई तेज प्रक्रिया की गई? जैसे लोक अदालत आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए है। बहुत लंबा हो गया। आप अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे। एक खलनायक बना करके मुसलमानों को, एक अल्पसंख्यकों को खलनायक बना करके, मेरे एक अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब जरूर ले लीजिएगा। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, ये सवाल करते हैं। अभी जो जनता दल के यूनाइटेड के साथी ने कहा कि वक्फ ने कौन सा अस्पताल बनाया, वक्फ ने सरकारों का जो काम है वो वक्फ करे। सरकार निकम्मी अपना नहीं बता पाए कि हमने क्या किया। अरे लेकिन अंतिम बिंदु से भटक रहे हैं। ना, मैं सीधा चल रहा हूं। जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति। मैं ये एक मिनट मेरा सवाल वो वक्फ की संपत्ति से जो उस धर्म के लोग हैं उनके भले के लिए संपत्ति दान की गई है, न कि किसी व्यक्ति के पास। जी, एक मिनट एसपी त्रिपाठी साहब, मेरी अंतिम बात हो जाने दीजिए। हाँ। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं, मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आप भी मुझे बता दीजिए, पर मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। देश का पहला निजी बिमलन जी एक मिनट प्रश्न पूरा हो जाए। बिमलन जी एक मिनट मैं एग्जाम्पल देता हूँ त्रिपाठी जी। एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, ठीक है, एक जगह है। अरे सर, मेरा सवाल पूछ लीजिएगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप तो सहयोगी हैं, जवाब तो आपको ही देना है। बिमलन जी, खेमचंद जी भी है हमारे साथ। बिमलन जी एक मिनट रुक जाइए। बिमलन जी एक मिनट जी। बिमलन जी एक मिनट, आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा। बिमलन जी एक तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा आप स्पीकर पास में रख लीजिए। जी यस जी, बहुत संक्षेप में खत्म। मेरा निवेदन है, सवाल पूरा हो जाए। मेरा यह निवेदन है कि देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, भोपाल राजधानी की तरक्की के लिए देश का सबसे पहले देश की बात करिए, भोपाल राजधानी की बात। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया हबीबगंज। वो हबीबगंज उन हबीब मियां के नाम पे जिन्होंने जमीन दान पे दी। और उनका नाम बदलने का कारण क्या था? रानी कमलापति की क्या उपलब्धि थी उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे? नर्मदा की योजना बना सकते थे, लेकिन हिंदू मुसलमान कैसे होगा? हिंदू मुसलमान कैसे होगा? में भी हिंदू मुसलमान होना है। सदर मंजिल जो नगर निगम का मुख्यालय था, बना दिया। कौन से वक्फ ने अपना बात कब्जा की बात कहती कि हबीबगंज हमारा स्टेशन था, सदर मंजिल हमारी थी। बहुत लंबा, अकेले आप नहीं है हमारे अतिथि, थोड़ा उसको बिंदुवार संक्षेप में बात करते। इनसे सवाल पूछिए। हबीबगंज हबीबगंज पे बात नहीं करेंगे, आज वक्त पे बात करेंगे। नाम बदलने की राजनीति जब होगी उस पर हम बात करेंगे। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं इन 5-6 बिंदुओं में जो संशोधन मुख्य रूप से है, उसमें आपत्ति को आपको इस बात को है कि कलेक्टर का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। खेमचंद जी, एक तो ये सवाल है। खेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कलेक्टर मतलब सरकार का इंटरफेरेंस। जी खेमचंद जी, एक तो ये है कि ये जैसा अभी बताया कि मुस्लिम महिलाओं का उसमें समावेश हो कमेटी में, वो पहले से ही है। अब आपने लिमिट कर दी। हाँ, मैंने सवाल किया इस बात को लेके कि अनिवार्यता कर दी है, अनिवार्य आपको रखना ही है और गैर मुस्लिम भी रखना है। तो ये दो चीजों पे आपत्ति है। अब ये संशोधन विधेयक ला करके आप क्या बेहतर करना चाह रहे हैं? जो बार बार ये बयान आ रहे हैं आप लोगों के कि हम गरीब मुसलमानों के लिए सब कर रहे हैं, क्या कर देंगे गरीब मुसलमानों के लिए? खेमचंद जी नमस्कार, जय श्री राम। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद अभी कंप्लीट हुई है, ईद की भी बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बौखलाए हुए थे, परेशान थे, लॉजिकल दो बात भी नहीं कर पाए। कम से कम 15 मिनट बोले हैं, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत ध्यान से सुना। जी उन्होंने एंटी हिंदू बड़ी स्टेटमेंट दी
कि हिंदुओं में जैसे जातिवाद होता है वैसा ही जातिवाद का आरोप मुसलमानों में लगा रहे हैं। मुसलमानों में भी जाति होती हैं, एक नहीं 50 जातियां हैं, कैटेगरी है, तभी वो ओबीसी में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। SC ST की तरह भी मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। इतना ज्यादा मत गिर जाओ कि हिंदू आपको दुश्मन लगने लग जाए। आपने माना हिंदुओं को दुश्मन, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, लेकिन आंख बंद करके यदि आप आरोप लगाओगे तो आपके रिश्तेदार भी आपसे सवाल पूछेंगे। अब नेक्स्ट सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैंने सुना है, कहा नहीं जा रहा, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। हबीबगंज और वहां पे रानी जिन्होंने पूरे प्रदेश के लिए काम किया, सादत दी, कमलापति जी, आपने उन पे सवाल उठा दिया, उनकी सादत पे सवाल उठा दिया, धिक्कार है आप पे। अब बात आती है ये क्यों बिला रहा है, बिंदु पे आइए, एक मिनट जफर जी, खेमचंद जी बिंदु पे आइए, के पात्र ये बेचारे। सुनिए जफर साहब, जैसे आप भोपाल से हैं इसलिए आपको मालूम, मैंने सबको सुना है त्रिपाठी जी, आप लोग बीच में नहीं करिए। खेमचंद जी बिंदु पे आइए कि क्या बेहतर हो रहा है। आपने कहा कि मुस्लिमों में भी कई जातियां होती हैं, क्या मुस्लिमों में जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको वक्फ में समावेश नहीं है? सबको अनइंटरप्टेड काफी समय बोलने का मौका मिला है जी, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए जी। मैं थोड़ा लेट भी जुड़ा हूँ और जब तक मैं बात कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव विषय है। जी जी, बात नहीं आई। अब ये बात आती है क्यों? पहले बिल में सबसे बड़ी बात थी कि अगर वक्फ ने किसी भी प्रॉपर्टी पे, चाहे मेरे घर पे या त्रिपाठी जी के घर पे, अगर क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो त्रिपाठी जी की जिम्मेदारी हो जाती है वो प्रूव करें वक्त की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, बहुत अच्छी बात हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने की, लोगों ने दान किया समाज के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, समाज के लिए, मैंने सुना था, अच्छी बात है। तो समाज के लिए हमने क्या किया जी? ये 9 लाख एकड़ से ज्यादा आपके पास संपत्ति है, आपके पास जमीन है और उसमें करोड़ों रुपए की इनकम भी आती है, गरीबों के लिए क्या किया? क्या शादियां की? क्या उनके लिए घर बनाए? क्या उनके लिए स्कूल बनाए? क्या कॉलेज बनाए? अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं सरकार का काम वक्त क्यों करे? अरे अपना तो कर ले। सरकार तो हॉस्पिटल ही बना रही है, स्कूल भी बना रही है, रोड भी बना रही है, सब कुछ बना रही है, लेकिन 9 लाख एकड़ पे किस लिए? आपको जो इतनी बड़ी संपत्ति दी हुई है वो किस लिए दी हुई है? समाज के भलाई के लिए। क्या भलाई कर रहे हो जी? फिर दूसरा सवाल आता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, आपके पास आ जाएंगे, आप सवाल उठा रहे हो, अगर आप सवाल उठा रहे हो त्रिपाठी नहीं, उनको दिल्ली में बैठे हैं, उनने गलत जानकारी अगर दे रहे हैं तो आप संशोधन कर दीजिएगा, उसमें सही बता दीजिएगा, उनकी बात आ जाए। आप बैठे हैं भोपाल में जी, गलत कुछ नहीं है जी त्रिपाठी जी। अब आपको अपना घर बचाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वक्त के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। उसका जो निर्णय वो आखिरी निर्णय होगा, कोर्ट भी नहीं जा सकते। नहीं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा बता रहे हैं सत्यप्रकाश जी और जफर जी। 28,000 से ज्यादा। एक मिनट आप देखिए ऐसी एक मिनट मेरा है तो क्लेम तो मुझे आप, अरे ऐसे आप जब बोल रहे थे आपको धारा प्रवाह सबने सुना, अब आप लोग बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। जफर जी आप भी और आप भी, उनकी बात आ जाने दे, मैं उनको भी 3 मिनट बाद इंटरप्ट कर दूंगा जी। प्रॉब्लम ये है कि ये सुनना नहीं चाहते जी, आप अपनी बात कहिए। तो कोर्ट का प्रोविजन, जब कोर्ट का प्रोविजन क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान अपनी दुकान और मकान को रजिस्ट्री नहीं कराते जी? बोले कि हम रजिस्ट्री भी वक्त में कराएंगे, वक्त में जाके करा लो। क्यों एजीएम के पास जाते हैं, क्यों तहसीलदार के पास जाते हैं? ताकि आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो सके। लेकिन खेमचंद जी हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा सत्यप्रकाश जी ने भी उदाहरण दिया है, जफर जी ने भी दिया है, और कई मामले दिए हैं कि ट्रिब्यूनल के जो है उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट गए हैं। आप मेरी बात समझिए, एक गांव का रहने वाला व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति का वो इलाहाबाद जाएगा जी? कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है। अगर वक्त में बोल दिया कि मथुरा में ये जमीन मेरी है, तो मथुरा से इलाहाबाद तो आदमी बर्बाद हो जाएगा आने जाने में। केस कैसे लड़ेगा? नहीं तो जा तो सकता है, लोकल अथॉरिटी वेरीफाई ना करे। और यहाँ पे अब ये करे डीएम तो बाइज बोलेगा, मतलब अगेंस्ट हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्या डीएम सारे हिंदू होंगे? क्या डीएम मुसलमान नहीं होगा? और डीएम और एसडीएम के पास आप क्यों अपने मकान की रजिस्ट्री कराते हो? क्यों प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हो? वो भी वक्त में जाके दे दो। क्योंकि आप इसलिए कराते हो, ये प्रूव हो सके कि आपने पैसा दिया है, किसी ने जमीन आपको बेची है, ताकि आपके बाल बच्चों की वो जमीन रहे।
ये वास्तव में मुसलमानों को हेल्प कर रहा है, गरीब मुसलमानों को। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बहुत सारे संशोधन आप जो पहले से थे नियम, उसको आप लोग ताना बाना जो हिंदू मुस्लिम का है उसको बिखेरने की बात कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, यहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं। बस कोई किसी भी तरीके की दरगाह को नहीं चलाता, ये मस्जिद को नहीं चलाता। मस्जिद की कमेटी अलग है, दरगाह की कमेटी अलग है, ये इनको मैनेज करता है जी। तो लैंड को मैनेज करता है, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं जी? किसने दी, कब दी, कितने दी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुगल राजा, मुगल शहंशाह आपको जमीन दे गए और उनके वंशज पाकिस्तान भाग गए और आज भी वो जमीन जो है, जो एक एनिमी की जमीन हो गई, एनिमी प्रॉपर्टी हो गई, आप वो भी बोलो कि नहीं ये तो वक्फी प्रॉपर्टी है। चलिए खेमचंद जी, सरकार के ऑफिस चल रहे हैं, आप बोलो कि ये भी वक्फी प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट वाली भी वक्फी प्रॉपर्टी है। खेमचंद जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। पूरा गांव वक्फी प्रॉपर्टी नहीं, अभी नहीं सर, थोड़ा सा समय चूंकि 1 घंटे ही है, कम है, इससे संक्षेप में अभी फिर से एक बार बात करेंगे। आप 1 मिनट और दीजिए लास्ट जी, लास्ट और 1 मिनट। दो विषय हैं। एक विषय इसमें सबसे पहले कि भाई जिसकी संपत्ति पे आपने नोटिस दिया उसी की ड्यूटी बन गई। दूसरा, कोर्ट नहीं जा, कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा वो। तीसरा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंटरवेंशन नहीं, मतलब कोई वेरीफाई कर ही नहीं सकता। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ही सवाल उठा रहे थे, जबकि उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जो बिल्कुल निरर्थक है। तीसरा, महिलाओं को क्यों नहीं? महिलाएं हैं ऑलरेडी, पहले से इनके नियम में महिलाएं हैं। 1-2 जगह अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं रखने में इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, महिलाएं हैं, कई बोर्ड में महिलाएं हैं, कई हैं, हर जगह क्यों नहीं? दूसरा, अगर हैं तो कोई विरोध नहीं, इसका मतलब विरोध का कट्टा, महिलाओं को रखने पर इनका कोई विरोध नहीं जी। दूसरा, ये कह रहे हैं नॉन हिंदू अभी भी हैं, कई जगह IAS ऑफिसर नॉन हिंदू वक्त में हैं तो आगे भी रहेंगे, तो क्या दिक्कत जी? चले हैं तो आगे क्या दिक्कत? खेमचंद जी, चूंकि समय की एक पाबंदी है, खेमचंद जी आपकी बात आ गई, एक बार मैं फिर से आपसे उत्तर ले लूंगा। ये बात की जो अमेंडमेंट, लास्ट बता रहा लास्ट जी, हमारे चिश्ती साहब जो अजमेर दरगाह के एक प्रोमिनेंट फिगर है मुसलमान के, पूरे विश्व में उनको माना जाता है, उन्होंने कहा है कि ये जरूरी था। चले, और ये वक्त जो है बोर्ड वो हमसे पैसा लेता है, दरगाह से पैसा लेता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अजय जी आपके एक सब्जेक्टिव फिर एक बार सत्यप्रकाश जी, एस जी और सबके पास एक बार फिर जाएंगे। मैं जी आ रहा हूँ, आपसे उत्तर लूंगा। सारी बातें ठीक है, पर एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 1947 में जब हिंदुस्तान जब रहा का, उस समय 5 साल 10 साल का आगे अवलोकन करके, प्राकलन करके नियम कानून बने होंगे। बहुत सारे नियम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे कानून बदले जा रहे हैं। तो अगर लगा होगा सरकारों को या सिस्टम को, प्रबंधन को, कि अब वक्फ को ऐसा होगा, तो इसलिए वो बदलाव हो रहा है। दूसरी बात, ये बात तो माननी पड़ेगी सबको कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो खुर्द-बुर्द की जाती हैं, हमारे भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में, सब जगह। और तमाम आरोप आए दिन रखते थे, हम लोग भी तमाम चैनलों में चलाते, अखबारों में छापा करते। अगर इस तरह के कोई बदलाव से होता है, बस ये है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी समाज की, किसी धर्म की, किसी मतावलंबी की जो भावना है वो आहत ना होने पाए। लेकिन अगर उसकी आड़ में कुछ लोग खेल कर रहे हैं तो उस खेल पर रोक लगना चाहिए। अगर ये वक्फ में जो संशोधन आ रहा है उससे अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक है। चलिए जफर साहब, इसके राजनीतिक परिणाम, सत्यप्रकाश जी आपके पास भी आ रहे हैं, राजनीतिक परिणाम पे न जाके इसके बिंदु पे बताइए कि क्या गलत हो रहा। आपने जफर साहब इसके पहले कलेक्टरों का या प्रशासन का, सरकार का इंटरफेयर गलत है ये आपने कहा। अगर सरकार इंटरफेयर कर रही है तो इसमें गलत क्या है, अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो? देखिए, अगर सरकार की नीयत इसमें कुछ अच्छा भला करने की होती है ना, तो सरकार ये बिल लाने से पहले ये लिस्ट बनाती कि जिस तरीके आरोप लगा रही है कि बड़े लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो कौन लोग हैं, उनके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है और किस किस वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उनकी लिस्ट लेके आती और बताती मुस्लिम समाज को कि ये आपके समाज के लोग हैं, यही आपकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करे हुए, मिसयूज कर रहे हैं, आपको जो नीचे के स्तर के लोग हैं उनको फायदा। पर ऐसा कुछ करा नहीं गया क्योंकि वो हवा की बातें, हवा के अंदर वो बातें। ये सच है, लाख लोगों का सुझाव आया है जफर साहब, ये और ये बात सच है कि प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द करेगी। भोपाल के अंदर ही 100 कुछ कब्रिस्तान थे जो आज 2, 4, 5 कब्रिस्तान बचे हैं और आने वाले टाइम में शायद वो भी नहीं बचेंगे। तो फिर सरकार का अगर इंटरफेयर होता तो बच जाते? नहीं बचते, सरकार का होता तो 5 भी नहीं बचे होते आज जो बचे हुए हैं। सरकार के से ही मिल बांट के, सरकार देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार ये भी हो या सरकार वो भी हो, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं तो सरकार थी कि सरकार। एक मिनट खेमचंद जी,
खेमचंद जी बहुत संक्षेप में उनकी बात सुन लीजिए। आपने कब्जा किया है उसको प्रूव करना है। चलिए संक्षेप में बात सुनिए। जी देखिए जो प्रूव करा है तो वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के मेरे कहने से नहीं हो जाता ये कब मेरा है, उसको बाकायदा सरकार से सर्टिफाइड करा के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है। यही झूठ आप लोग फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो कह देता है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ऐसे अगर वक्फ बोर्ड के कहने से प्रॉपर्टी हो जाती होती तो अगर हो जाती होती खेमचंद जी आप ही से समाप्त कर दूंगा। अगर वक्फ बोर्ड के कहने से प्रॉपर्टी हो जाती होती तो पार्लियामेंट में भी किसी ने हक जताया था और कुंभ स्थल का भी किसी ने कहा था कि हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो हो गई क्या वो? ऐसे नहीं हो जाता कि किसी ने कुछ कोई बेवकूफ आदमी आया और उसने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और हो गया। वक्फ बोर्ड को भी सिद्ध करना पड़ता है कि हमारी प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी सिद्ध होती है सरकारी हस्तक्षेप के साथ ही। ऐसा नहीं होता कि अपने घर में बैठ के फैसला कर ले। खेमचंद जी एक मिनट आ गई बात। खेमचंद जी सुन तो लीजिए तब तो उत्तर देंगे, बीच में उत्तर देंगे तो पूरी बात ही नहीं आ पाएगी। लेकिन ये प्रूव कौन करता है जफर साहब? बहुत संक्षेप में। सरकार के साथ ही मिलकर होता है, वक्फ बोर्ड अपनी बताता है कि हमारी प्रॉपर्टी है तो सरकार उसको तस्दीक करती है। हाँ बिल्कुल करती है। चलिए खेमचंद जी आ रहा हूं आपके पास और जी सत्यप्रकाश जी बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है, और क्या आरोप है आपके विमलन जी उसका उत्तर देंगे। जी त्रिपाठी जी मैं कम समय में बोलूंगा। पहले तो मैं विमलेन जी और खमचंद जी को बोल दूं। विमलेन जी बोल रहे थे कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती। अरे हम तो बैलगाड़ी से हवाई जहाज पे मिले जनता को, आपने तो हवाई जहाज से नीचे उतार दिया। सत्यप्रकाश जी राजनीतिक परिणाम पे न जाए, बिंदु पे आ जाए। सत्यप्रकाश जी राजनीतिक परिणाम पे न जाए। नहीं त्रिपाठी जी मैं तथ्य बात रखना चाहता हूं। विमलेन जी ने कुछ बोला था, मैं उनको थोड़ा बता देता हूं कि अपने देश के हालत क्या कर दिए। और देखिए फिर वही हो रहा है। खेमचंद जी बीजेपी बैठे यहां पे बैठ के वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक चीज बोल रहे, भारत प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मैं उस पर बात रखना चाहता हूं। सच्चर कमिटी का हर जगह सच्चर कमिटी ने रिपोर्ट दी कि तमाम वक्फ की जमीनें सरकारी कब्जे में है। और खेमचंद जी बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहता हूं दिल्ली में 65 ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ की जिसपे सरकार का कब्जा है। दिल्ली में सरकार का कब्जा है और लगभग 350 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसपे अलग अलग धर्मों के लोगों ने वहां पे अपने व्यवसाय चालू कर रखे। तो उन पे क्यों नहीं बात करते? सरकारी जो कब्जे हैं उसको हटवा दीजिए, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं ये दोहरी नीति जो दिखाने की कोशिश कर रही है, उसी के लिए हम इस पे बिल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और चीज बोला, बार बार वक्फ की बिल को क्यों कमजोर किया जाए, एक और मैं तथ्य आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 109 जो पिछले जो हमारे जो पेरेंट एक्ट था उसमें था कि आप राज्य सरकार से अनुमति लेके कानून बना सकते हैं। सेक्शन 109 को हटाया जा रहा है, मतलब आप राज्य सरकार की शक्तियों कहने के कम कर रहे हैं। ये एक और सेक्शन की हम विरोध कर रहे हैं। और एक और आज उसके बाद आपने बात की 110 की, जिसके अंदर भी यह था कि अगर जो वक्फ बोर्ड है अगर वो कानून बनाता है उसको पास करवाएगा, राज्य सरकार से पूछेगा, उसको भी आपने कहीं ना कहीं हटा दिया है। चुनाव सेक्शन 8 क्लास 4 सेक्शन 108 चुनाव होने की प्रक्रिया उसको आपने हटा दिया। ये तमाम चीजें जो दिखती है कि आपने कहीं ना कहीं बिल को कमजोर कर दिया है, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारा बोल रहे, और अभी 12 बोल रहे थे कि अगर दूसरे धर्म के आ जाते क्या दिक्कत है। शायद खेमचंद जी को मालूम नहीं, मैंने जैसे उदाहरण दिया अयोध्या में, फिर ये क्लॉज क्यों है कि डीएम हिंदू ही होना चाहिए? ये क्लोज क्यों है कि आईएएस आईपीएस हिंदू ही होना चाहिए? ये क्लोज क्यों है कि अगर डीएम हिंदू नहीं है तो एडिशनल आप दूसरे धर्म को क्यों नहीं ऐसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप एक धर्म को कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता मिली हुई है अपने धर्म की पूजा करने की, हनन करने की कोशिश कर रही है। एक वर्ग को डराने की धमकाने की कोशिश हो रही है। इसलिए बोल रहे हैं आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान हो। अरे वही व्यक्ति अभी मस्जिदों के नीचे अपना वोट बैंक ढूंढ रहे थे, अभी कुछ दिनों समय पहले तक ये ईद में नमाज के लिए इन्होंने परमिशन नहीं दिया, वो व्यक्ति बात करेंगे। कितने अल्पसंख्यक सांसद है वही बता देना, उसी से पता चल जाएगा। सांसद बता दे। आपकी बात आ गई, समय कम है, विमलेन जी उत्तर दे दीजिए बहुत संक्षेप में, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, पॉइंट पे उत्तर दे दीजिए। पॉइंट पे तो उत्तर दे ही दिया हमने। सरकार पे आज जरूरत है बहुत सारे ऐसे कानून जो बेकार के कांग्रेस ने बनाए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्म के आधार पे कानून, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कानून बनाया। ये तो बोलना भूल गया मैं, आपने बोला संशोधन 2013 में संशोधन हुआ था, थोड़ा ज्ञान लेके आइए। जेडीयू के हालात बहुत खराब है मालूम है। सत्यप्रकाश जी प्लीज जी तो रास्ते पर लेकर जाना है तो इन छोटी छोटी जो बातें हैं, कांग्रेस ने जितनी भी गलतियां की हैं उसे हम सुधार रहे हैं और हम सब मिलकर जो है समाज। गलती क्या की विमलेन जी, गलती क्या है? ये गलती है ना मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति के तहत विरोध किया, ये बता दीजिए।
कोई कारण नहीं है। विमलेन जी, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे एक उदाहरण दे दिए कि ये करा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए। ढूंढ रहे हैं जफर साहब, हजारों एग्जाम्पल है, हजारों देखिए ना, एक बताइए, सिर्फ एक बताइए जफर साहब और संजय गाजी, सिर्फ एक बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए ये कर दिया। जफर साहब ऐसे में समय जाया हो जाएगा, उत्तर नहीं आ पाएगा। दिया था विमलेन जी, इस पॉइंट पे बताइए क्या सुधार हो जाएगा गरीब मुस्लिमों का? सुधार होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, अल्पसंख्यकों के बीच एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आएगा, और सबसे बड़ी बात जो लूट है वो लूट तंत्र बंद होगी। लूट जो है वो पूरे देश में जो हो रही है, इन्होंने कहा कि लिस्ट नहीं है। किस तरह की लूट हुई है विमलेन जी? ठीक है, बहुत लोग नंगे हो जाएंगे, लिस्ट भी जारी होगी आगे आने वाले दिनों में। आप देखिएगा कि किन्होंने कितनी कितनी वक्त की संपत्ति को अपने पेट में हजम कर रखा है। ऐसे उलमाओं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में, आप देखिएगा, और इस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि चुप रहने वाली बात है, क्योंकि आज कानून की आड़ में आकर जो है वह कांग्रेस ने जो कानून, अंधा कानून बनाया इस देश में, उसकी आड़ में आकर बहुत सारे ऐसे लोग जो आज रोटियां सेकना चाहते हैं, उन सारे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, और हम सब मिलकर सिखा रहे हैं। इसमें कोई दो की बात नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है, हर वैसे नियमों पर, कानूनों पर, संशोधनों पर जो इस देश हित में है, जिसमें सब समतामूलक समाज के निर्माण की बात हो, समाजवाद के सिद्धांत की बात हो, माननीय नीतीश कुमार के सिद्धांतों की बात हो, वैसे सारे चीजों पर जो है हम लोग लगकर काम कर रहे हैं, और इसमें पूरी तरह सरकार। चलिए विमलेन जी, बिंदु आपका आ गया, मैंने बिंदुवार बात की थी, अब समय कम है चूंकि खेमचंद जी भी उत्तर देना चाह रहे हैं। विमलेन जी आ गया, 29 का चुनाव आएगा उस समय देखिएगा, और अभी 2025 में बिहार में चुनाव है, माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकार का। चलिए विमलेन जी, राजनीतिक मुद्दे पे चले गए आप, राजनीतिक मुद्दे पे चले गए, प्लीज। यस जी, ये राजनीतिक बात करूं देश में नहीं। खेमचंद जी आ रहा हूं आपके पास। विमलेन जी आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई, सुन लिया। यस जी, बहुत संक्षेप में ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम एसपी त्रिपाठी साहब, जी, दो बातें आप प्रश्न करिए, खेमचंद जी उत्तर देंगे। मैं दो बातें नहीं, एक प्रश्न करिए, उत्तर हम लेते हैं। दो बातें संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक बात ये कि ये जिनके लिए बिल लाते हैं कभी उनसे चर्चा नहीं करते। धारा 370 लेकर क्या है, कश्मीरियों के नाम फिर आप उधर चले गए, नहीं करे, नहीं ओवरऑल इनका जो चाल चेहरा, संतान ने लाख सुझाव लिए गए, किसान बिल के लिए लेकर क्या है, किसानों से चर्चा नहीं, आप उधर चले गए। अब बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों का नया नाम दे दिया। ये जो बातें वैसे ही वक्फ बोर्ड, इसमें जेपीसी बैठी थी, जेपीसी बैठी थी, तो सुझाव कितने लिए? यही तो सुझाव दिए भी गए, लिए भी गए, जो सुझाव बीजेपी के सिर्फ 7 सुझाव हैं, जो लाखों ईमेल के द्वारा आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों पे कोई चर्चा नहीं। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है, काशी विश्वनाथ का, वहां एक हिंदू उर्दू पढ़ाता है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम अगर संस्कृत पढ़ाने चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके चयनित हुए परीक्षा में उसको बेदखल कर दिया और राजस्थान वापस लौट जाता है। यही भावना लोगों के जबरन चाहते हैं, यही हिंदू मुसलमान करके संशोधन अधिनियम पे बताइए। आप इनसे पूछिए ना, आप इनसे अच्छा ही पूछ रहे। मैंने गरीबी अमीरी का तो भेदभाव बता दिया। कौन सा मुसलमान जब इबादत करता है तो आप भेद बताइए ना, अमीर का खड़ा होता है मुसलमान और गरीब का खड़ा होता है। इबादत करते हैं, संशोधन पे मैंने आपसे कहा है, जिनके लिए रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त संशोधन पे मैंने आपसे सवाल करने को कहा। चलिए आपकी बात आ गई, हिस्सा है, आपकी बात आ गई। वही अनुराग ठाकुर गोली मारने की बात कहते थे और रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। संशोधन जी 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जी, लेकिन गरीब मुसलमानों को रोड पे नमाज अदा करने की जरूरत क्यों? जी, क्यों नहीं वो पक्की प्रॉपर्टी में नमाज अदा कर सकते? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कुछ लोगों के हाथ में गरीब मुसलमान जा नहीं सकता, उपयोग नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हैं आप, टोटल झूठ बोल रहे हैं। किसी मस्जिद में किसी के जाने पड़ने वाला है, ये एक्सपोज होने वाले हैं। और एक्सपोज कब होंगे? जब डिस्चार्ज होगा, रिकॉर्ड आएंगे, किसने कब्जा किया हुआ है, कौन रेवेन्यू ले रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन रेंट ले रहा है, किसने दुकान खोली हुई है, किसने फैक्ट्री खोली हुई है, किसने मकान बनाया हुआ है। डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। आज हमारा पसंदीदा मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, महिलाएं क्यों नहीं आ सकती, बोरा मुसलमान को सब नहीं काम कर पाए जो ये चाह रहे हैं, सारी चीजें बात जरूरी है। दूसरा, पीएम से अपने पर्सनल मकान, दुकान, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएंगे,
लेकिन जो खेमचंद जी सवाल ये उठ रहा है, इनका कहना है कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी की, उसमें बोर्ड पे नियुक्ति सरकार करती है, तो जिनकी नियुक्ति करती है उन लोगों ने ये सवाल उठाए क्यों नहीं, चिन्हित क्यों नहीं किया? अरे भाई वो तो उठा रहे हैं, उसके आधार पे तो है जी। लाखों ऑब्जेक्शन आए, लाखों कंप्लेंट आई है, जेपीसी ने उसको कंसीडर किया है, पूरा डिस्कशन हुआ है, लंबा डिस्कशन चला है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चला है जी। और हमारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने, देखिए इसको भस्मासुर किसने बनाया? कांग्रेस। पहले भस्मासुर नहीं था। अगर ऐसा ही बनाना था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के जाते, आजादी के तुरंत बाद बनाया जाता। क्यों 93 में 2013 में इन्होंने उसको भस्मासुर बनाया? क्यों अनचेक्ड पावर दी कि आप जिसकी भी संपत्ति पे चाहें आप नोटिस चिपका दें, अब उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो प्रूव करे कि ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है। बोल रहे हैं इस बारे में आप। चल, अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल टोटल झूठ बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को, गुमराह कर रहे हैं इस मामले के अंदर। ये सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रॉपर्टी कैसे होती है पता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी है वक्त की कोई भी प्रॉपर्टी कैसे वक्त की प्रॉपर्टी हो जाती है पता है? चलिए पता ही नहीं है वक्त की प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है और क्यों होती है। चलिए जफर जी, बात कर रहे हैं, हमारा समय समाप्त हो गया। अजय जी चलते चलते अंतिम टिप्पणी लगता है कि वक्फ का जो भी सिस्टम कानून नया बने पुराना बने, अगर जो एस भारती जी बार बार बात कर रहे थे, पॉलिटिकल नियुक्तियां रोक देना चाहिए। पॉलिटिकल नियुक्तियां कुछ समय के लिए होती हैं, अपने हिसाब से उसको टर्न आउट करते हैं, उसमें से लाभ लेते हैं और निकल लेते हैं, और वक्फ में वास्तव में जो हकदार हैं वो जहां के तहां जाए। अगर पॉलिटिकल नियुक्तियां रोक दें, समाज के हाथ में सब कुछ रहे, तो समाज कम से कम अपने समाज के लिए, कोई भी समाज हो, वो भला करेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी आपका, विमलेन जी आपका, खेमचंद जी आपका, यश भारती जी आपका, जफर जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की वक्फ संशोधन बिल पर, जिसमें पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, और इस बिल से के क्या प्रभाव होंगे ये भी भविष्य की गर्त में समाहित है। लेकिन ये सच है कि इंडिया गठबंधन इस संशोधन बिल के विरोध में है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि समूचा अल्पसंख्यक समुदाय इस बिल के विरोध में हो। समर्थन और विरोध के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुतायत मुस्लिम भी संशोधन के पक्ष में, मगर लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में भी एनडीए सरकार को पास कराना होगा, जो कठिन तो नहीं लेकिन सरल भी नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।